नाज़रीन आदाब, एजाज अहमद हाजिर है प्रोग्राम व्यूज़ और न्यूज़ के साथ AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ वफाकी काबीना के रुकन और साबिक वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी को। उनको ये खराज तहसीन उनके किरदार के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। पिछले चंद माह में हमने ये देखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से भी इख्तलाफ करना हो किसी भी बात पर और उसूली इख्तलाफ करना हो तो फवाद चौधरी खुलकर इख्तलाफ करते हैं। मसलन अभी पिछले दिनों में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाई साहब को, उसमें उन्होंने बहुत वादे तौर पर वफाकी काबीना के हवाले से कहा था कि हमारे पास 6 महीने हैं। वो जब भी बात करते हैं, बाज़ औक़ात तो जब अगर वो कोई मजाक में की बात करते हैं तो वो तो उसको तो लोग मजाक समझा जाता है, लेकिन जब वो किसी क्रिटिकल मामले पर बात करते हैं तो वो हमेशा, मैंने ये देखा है कि वो उसूली मामले पर बात कर रहे होते हैं। मसलन आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जो है कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ, उनकी हिमायत की है। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी का एक मखसूस ताल्लुक़ है, उनकी मुखालफत का एक मखसूस अंदाज़ है, जो दिखाई भी देता है जब जब भी पार्लिमान का इजलास हो या TV मनाजरे हो, उनमें वो बहुत भरपूर अंदाज से दिखाई देता है उनका इख्तलाफ। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान पर उनके हक़ के हवाले से एक तकरीर की थी, जिस पर उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ुद PTI के लोगों की जानिब से, PTI के हिमायत याफ्ता लोगों की जानिब से FIR कटाने के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। आज ही सियालकोट के एक इलाके में एक वकील साहब ने भी ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के हवाले से एक दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की है। एक ऐसी सूरत हाल में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ मजहबी मामलात पर इजहार ख़याल मनफी अगर वो समझा जाए तो उस पर बड़ी शिद्दत से आवाज़ें उठती हैं। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ की हिमायत करके इस रवायत को आगे बढ़ाया है कि अगर दुश्मन भी अच्छी बात कर रहा हो तो उसका साथ दो, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ। आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ के हवाले से बयान दिया कि उन्होंने दुरुस्त कहा, और फिर उन्होंने अपनी पार्टी को, उन लोगों को भी लताड़ा है जो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सियासी मुनाफरत बहुत ज़्यादा है, एक ज़रा सी बात जो है वो बड़े सियासी इख्तलाफ का बायस बन जाती है। उस मुल्क में जहाँ अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, वहाँ पर फवाद चौधरी जैसे वज़ीर की जानिब से खुलकर इजहारिया, वो एक बड़ी बात है। और मैं उनकी ख्वाजा इसी बड़ी बात के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो एक ऐसी बात थी जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया जाता रहा है और अभी किया जाता है जहाँ इंतहा पसंदी फ़रोग़ पा रही है। मजहबी मुनाफरत के हवाले से पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पाकिस्तान के दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन उसको ले उठते हैं। पिछले चंद सालों में हमने देखा अमेरिका की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। इसी हवाले से भारत हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा करता है, और भारत के साथ हम एक तनाज़े में मुलव्वस है, तनाज़ा कश्मीर पर। भारत ने 5 अगस्त के बाद से कश्मीर में जो कुछ कर रहा है कश्मीरियों की नस्लकुशी के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन बाकी भारत में जो मुसलमानों की ज़िंदगी जीवन बना रहा है, अगर पाकिस्तान से ऐसी आवाज़ें उठेंगी जो इत्तेदाल के बजाय इंतहा पसंदी का या इंतहा पसंदी के नज़रिए का पता देती हो, तो उससे हमारा दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, उससे भारत फ़ायदा उठाएगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर और फवाद चौधरी की जानिब से उसकी हिमायत, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी और बरवक्त कॉल है। ये इशारा है इस बात का कि पाकिस्तान में इत्तेदाल पसंद और मजबूत आवाज़ें अभी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इत्तेदाल पसंदी मौजूद है। सिर्फ अवामी सतह पर कुछ लोगों के खौफ की वजह से लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन आज इस बात का इजहार हो गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मजहबी मामले पर जो आरा सामने आती है उनके हक़ और मुखालफत में बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन हक़ में बोलने वाली आवाज़ें ज़्यादा तवाना है। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस आवाज़ का बहुत फ़ायदा होगा। भारत के ख़िलाफ़ हमारा केस मजबूत होगा। वेल डन फवाद चौधरी। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद, मुझे आप जानते हैं AM न्यूज़ पर मेरा, और ये प्रोग्राम है व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, खबरें अभी और भी हैं, और मेरी दरख्वास्त है कि आप आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि बहुत ही अहम खबरें हैं। मसलन ये कहा जा रहा है
के अरबाब शहजाद साहब की जानिब से, अरबाब शहजाद साहब वज़ीर आज़म के मामिन ख़ुसूसी हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, उनकी जानिब से खबर ये आई है, तो पिछले दिनों में अखबार में भी शाये हुई कि 800 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक है, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा ले लिया गया है और उन्हें मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, सुबकदोश किया जा रहा है। अब अगर मेरे जैसा कोई लाइल्म आदमी लेमैन अगर ये कहे तो बात समझ में आएगी कि मुझे इल्म नहीं है। अरबाब शहजाद साहब खुद हाईएस्ट ओहदों पर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा है। वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन जैसा आदमी अगर ये बात कहता है तो सिवाय अफसोस के क्या किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आइन के तहत मुलाजमत बुनियादी इंसानी हक़ है और पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर का भी सिग्नेटरी है और पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 10 की मौजूदगी में इंसानी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मौजूद है। फिर ब्यूरोक्रेसी के लिए जो जो उर्फ़ आम में कहा जाता है कि रियासत के 4 सतून होते हैं बुनियादी तौर पर, और आइनी तौर पर रियासत के 3 सतून होते हैं। चौथा सतून सहाफ़त को कहा जाता है, लेकिन जो रियासत के 3 सतून हैं जिनकी बुनियाद पर रियासत को सरकारी फैसले लेने होते हैं, उनमें सबसे पहले है मुकन्नना। मुकन्नना आइन शादी कर सकती है, मुकन्नना आइन में तरमीम कर सकती है, मुकन्नना ही कानून शादी कर सकती है। मुकन्नना जो है यानी कि पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को मुंतखब करती है, पार्लिमान का एक ऐवान वज़ीर आज़म को मुंतखब करता है, दूसरा ऐवान यानी कि सेनेट उसे एतमाद का वोट देता है। वफाकी वज़रा पार्लिमान को जवाबदेह होते हैं, तमाम वजारतें पार्लिमान को जवाबदेह होती हैं। फिर पार्लिमान के साथ है, आप यूँ समझ सकते हैं कि चूँकि पार्लिमान की कमेटी जजिस का तकर्रुर करती है, पार्लिमान अदलिया के लिए कवायद और वो कवानीन बनाती है जिनकी बुनियाद पर अदलिया को फैसले देने होते हैं। तो एक स्टेप यूँ समझिए कि ज़रा सा डाउन, लेकिन एक मुकम्मल इख्तियार के साथ अदालती निज़ाम मौजूद है। अदलिया पाकिस्तानी आइन का दूसरा सतून है। तीसरा सतून नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी है जिसे मुल्क के हवाले से किए गए तमाम फैसलों पर अमल दरामद करना होता है। ब्यूरोक्रेसी कानून नहीं बनाती, ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं कर सकती, बड़े फैसले। छोटे फैसले तो जो इख्तियार में है वो ज़रूर कर लिए जाते हैं, लेकिन बड़े फैसलों का इख्तियार वफाकी काबीना के पास है और उन पर फिर जो मुतालिका एसआरओज़ और मुतालिका नोटिफिकेशन जारी होते हैं, उसके मुतालिका अहकामात जारी होते हैं, उसके बाद मुकन्नना को माफ़ कीजिएगा इंतज़ामिया को उन पर अमल करना होता है, वो इंतज़ामिया है ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तानी आइन में ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए कुछ कवानीन मौजूद है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तहान होता है, उस इम्तहान को पास करने के बाद फिर सिलेक्शन होती है मुख्तलिफ जो सर्विस ग्रुप्स हैं उनके लिए, और फिर कई साल गुजारने के बाद आप पहुँचते हैं ग्रेड 20, 21 और 22 में। जो ब्यूरोक्रेसी का तस्वुर है वो कहा जाता है कि ग्रेड 19, 20, 21 और फिर 22 का जो है ना उसमें शामिल है। जब आप ग्रेड 21 में पहुंचते हैं उस वक्त अगर आपको मुलाजमत से निकाल दिया जाए तो आपका कैरियर तो धब्बा हो गया, आपके कैरियर पर धब्बा लग गया। इसी धब्बे को रोकने के लिए आइन के अंदर और कानून के अंदर ज़ाब्ते मौजूद हैं, कवायद मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, बल्कि चंद हफ्ते पुरानी बात है, शायद 2 या 3 ब्यूरोक्रेट्स को निकाला गया ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान को, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। अब आप देखिए कि जहाँ अदालतें, चूँकि अदालतें इंसानी हुकूक की निगहबान भी हैं, जहाँ अदालतें आपके हुकूक को गैर कानूनी करार दे दें चंद ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, वहाँ आप इतनी बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट्स को कैसे निकाल सकते हैं। अरबाब शहजाद साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा कि 800 को निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो इनका तो काम मुकम्मल हो गया, जांच पड़ताल हो गई, अब हम समरी बनाकर भेज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 4000 मजीद लाइन में है, यानी कि रियासती ढांचा जो है बिल्कुल उसको अगले चंद माह में फारिग करने का प्रोग्राम है। नाज़रीन, मैं इसे अरबाब साहब हों या उनके साथ के कुछ दोस्त हो जो कमेटी बनी हुई है इस काम के लिए वफाकी काबीना के मातहत वो हो, उनको मुल्क के निज़ाम से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, आप रोज़ अस्पतालों में जाते हैं, रोज़ आप मुख्तलिफ़ जगहों पर आप जाकर सामना करते हैं मुख्तलिफ़ मुश्किलात का। हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती, पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप रिटायर हो गए तो आपका गुजारा पेंशन पर होता है। चूँकि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत बड़ी तादाद में है, और ऐसा तबका है कि वो वालिदैन का
या बहन भाइयों का कई लोग ऐसे जो उनका बोझ नहीं उठा सकते, माली बोझ, तो जो वालिदैन की पेंशन आती है वो उस बोझ को बटाने में बड़ा किरदार अदा करती है। अगर ये पेंशन अगर इन लोगों को रिटायर कर दिया गया तो फिर इनका क्या बनेगा। इसी से एक और खबर जुड़ी है साथ, डॉक्टर इशरत हुसैन, मैं मेरे हैदराबाद शहर के, मेरा ताल्लुक अपना भी हैदराबाद शहर से और मुझे इस पर फ़ख्र भी है। डॉक्टर साहब की फैमिली को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। डॉक्टर साहब को मुकर्रर किया गया था ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, कमीशन उनकी सरबराही में बनाया गया था जब हुकूमत आई। वो कमीशन पता नहीं क्या करता रहा, लेकिन अब अचानक उस कमीशन की तरफ से बात सिफारिशात सामने आई हैं। उनमें ये कहा गया है कि जी रिटायरमेंट की एज 55 साल कर दें, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ख़त्म कर दें, यानी कि 55 साल तक की मुलाजमत जब आप करेंगे उसके बाद जब आप घर जाएंगे तो आपकी जो ग्रेजुविटी कटती है, जो आपका जीपी फंड कटता है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पेंशन आपको नहीं मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ ख़ास तौर पर कोरोना जैसी वबा ने भी हमारी मीशत का पोल खोल के रख दिया है, वहाँ जहाँ गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, वहाँ जहाँ बेरोज़गार लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वहाँ अगर आप 55 साल में लोगों को रिटायर कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप एक लॉ लाइसेंस का रास्ता भी खोल रहे हैं और दौरान मुलाजमत करप्शन का रास्ता भी खोल रहे हैं। जिस आदमी को सरकारी मुलाजमत में रहते हुए ये एहसास होगा कि जब वो रिटायर हुआ तो उसको तो कुछ नहीं मिलना, उसको पेंशन नहीं मिलनी, फिर वो क्या करेगा। रिटायरमेंट में लोग इसी हवाले से पेंशन के बुनियाद पर कुछ प्लॉट्स बुक करा लेते हैं, फिर वो तायात उसकी कीमत अदा करते रहते हैं। सारे लोग तो करप्ट नहीं हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स तो करप्ट नहीं हैं, लेकिन अगर उनको ये एहसास हो जाएगा कि पोस्ट रिटायरमेंट उनको कुछ नहीं मिलना, फिर वो रिटायरमेंट के दौरान पोस्ट रिटायरमेंट की तैयारी करेंगे, उसके लिए माल बनाएंगे, उसके लिए करप्शन करेंगे। और पाकिस्तानी तो वैसे ही बहुत रहीम कौम है, बहुत जरखेज़ ज़हन के मालिक हैं, करप्शन के नित नए रास्ते में ईजाद कर देंगे। उस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन साहब क्या करेंगे, और क्या डॉक्टर इशरत हुसैन साहब खुद मेरिट पर आए हैं? मैं ज़ाती तौर पर यह सवाल उठा सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी उनकी महारत है, लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे लोग हमेशा आमराना हुकूमतों में सामने आते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन इस मुल्क से पले बड़े हैं, इस मुल्क में से तालीम उन्होंने हासिल की, फिर वर्ल्ड बैंक और आलमी अदारों के साथ काम करते रहे, और उसके बाद वो एक डिक्टेटर मुशर्रफ के ज़रिए पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में दाखिल हुए और अब तक वहाँ मज़े कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट अब उनकी उम्र तकरीबन 70-72 साल होने को है, इस वक्त भी वो मज़े कर रहे हैं और बाकी लोगों को 55 साल पर रिटायर करना चाहते हैं। ये एक ख़तरनाक फ़ैसला होगा। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, माशरती मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हमारे पास लॉ लेसनेस की एक जो बड़ी वजह माहिरीन करार देते हैं वो गुर्बत को करार देते हैं। आप देखिए इंतहा पसंदी जो बड़ी, वो उन लोगों में बड़ी जो गुर्बत का शिकार हैं। आप देखिए कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द गिरोह हैं या मुजरिमाना सोच रखने वाले गिरोह हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। उनमें शायद एक आदमी किसी बड़े घर से हो, लेकिन जो उस गिरोह के बाकी मेम्बरान हैं वो उसी गरीब तबके से हैं। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। तालिबान को आप देख लीजिए, उनमें गुर्बत ज़दा इलाकों से आने वाले लोगों की तादाद कितनी थी। फिर आप गुलाम रसूल छोटू ग्रुप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े डाकू हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। ये वो तमाम लोग हैं जो गुर्बत के हाथों तक आकर इस तरफ आने पर मजबूर हुए। आप उस सोसाइटी में जहाँ इन चीज़ों पर अभी काबू नहीं पाया जा सका, इस किस्म का फ़ैसला करके मज़ीद इंतशार को हवा देंगे। मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और वफाकी काबीना से भी कि वो इस फैसले को लेने से पहले कई दफ़ा सोचें। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ। दूसरा मामला पाकिस्तानी सियासत से जुड़ा हुआ है। हस्ब मामूल आपको पता है आजकल एक बड़ी धींगा मुश्ती सियासी मैदान में चल रही है। इस मैदान में नाज़रीन मेरे हिसाब से पंजाब की सियासत में जो एक अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एक जो मैंने एक डेवलपमेंट नोट की है वो ये है कि नून लीग रेलिवेंट होती जा रही है। जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हैं, नून लीग के सरबराह के तौर पर वो खुद भी खामोश हैं। उनकी साहिबजादी मरियम साहिबा, वो जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या जब वो मुझे क्यों निकाला कि गर्दान कर रहे थे, उसके बाद कुछ अर्सा तक वो बहुत सरगर्म रही, लाखों लोगों की उम्मीद बनी मरियम साहिबा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि मरियम साहिबा भी खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन हैं, लेकिन हर दफ़ा हर रोज़ खुद मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से मायूसी का इजहार किया जाता है। PTI के लोगों से हम ये
डील की बातें सुनते हैं। पीपल्स पार्टी को ये शुबा है कि वो डील कर रहे हैं। हाल ही में बजट से पहले, बजट की मंजूरी से पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते थे बिलावल भुट्टो, लेकिन क्या हुआ, वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब थे। पहले उन्होंने कहा कि वो कोरोना के मरीज हैं, बाद में उन्होंने ये कहा कि कोरोना से तो वो सेहतियाब हो गए, लेकिन वो पीसीआर टेस्ट कराना चाहते हैं। नाज़रीन, अब अगर पीसीआर टेस्ट करवाना है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को क्यों रुकावट बनाया? वो एक टेस्ट करा लेते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ज़रा एहतियात से शिरकत कर लेते। तो ये इस तमाम सूरत हाल में लोगों की उम्मीद जो बनी थी नून लीग, लोग अब उस उम्मीद खोते जा रहे हैं नून लीग पर, और ऐसा महसूस होता है कि नून लीग पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम में फ़िलहाल इररेलेवेंट होती चली जा रही है। उसकी जगह पर जो अपोजिशन का किरदार है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अदा करते दिखाई देते हैं। इस वक्त बराह रास्त फंडा है सिंध हुकूमत के जो सरबराह है वज़ीर आला उनका, और फिर बराह रास्त फंडा है सईद गनी के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, अली जैदी साहब बराह रास्त मुलव्वस हैं वफाकी जानिब से, फैसल वावडा है, कई वफाकी वज़रा है जो पीपल्स पार्टी के साथ जिसको कहते हैं सींग फंसाए बैठे हैं। अब अली जैदी साहब ने चंद दिन पहले ये फरमाया कि उनको एक खाकी लिफाफा दे गया कोई मोटरसाइकिल सवार, और उस मोटरसाइकिल सवार की वजह से उसमें मोटरसाइकिल सवार ने जो फराहम किया खाकी लिफाफा, उसमें DITs थी, उदैर बलोच की और निसार मोराई की, और वो ये फरमाते हैं कि उनमें एक DIT पर किसी के दस्तखत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, एक DIT के बारे में वो ये फरमाते हैं कि वो उसके 43 सफ़ात हैं, और फिर वो आसिफ जरदारी और उदैर जान बलोच का ताल्लुक बयान करते हैं। ये ताल्लुक ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि माजी में हमने इस किस्म की बहुत कहानियाँ सुनी, पॉलिटिकल लिंकेजेस। अभी पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं खुद ये सवाल उठाता रहा हूँ कि पॉलिटिकल लिंकेजेस जो है वो मिसिंग हैं इस DIT में। लेकिन ये वो जो सिंध हुकूमत ने DIT जारी की, वो एक अदालत में जमा है, हाई कोर्ट में भी जमा है, और लोअर कोर्ट्स में भी, जहाँ वो मुकदमा चल रहा था इब्तिदा में, वहाँ भी जमा है। अदालती हुक्म पर अदालत ने हुक्म दिया था कि इसको पब्लिक किया जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि सिंध हुकूमत जो DIT अदालत में उसमें फोर्जरी करे और फिर कोई एक नई DIT दायर कर लिया है सामने। लेकिन पाकिस्तान में कुछ बेहतरी होता, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन जिस तरह वफाकी वज़रा उस DIT को अदालतों में चैलेंज करने के बजाय पब्लिक में ले आ रहे हैं, पब्लिक में मुकाबला कर रहे हैं, और फिर जवाब भी आ रहा है। एक जानिब से जब ये अली जैदी साहब ने फरमाया कि मैं पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक सामने ले आऊँगा और बहुत कुछ हो जाएगा, तो गुज़िश्ता रोज़ वो हबीब जान बलोच की एक वीडियो लेकर आए। हबीब जान बलोच एक ज़माने में कराची के साफ़ी रहे, हमारी भी उनसे बात हुई। हमें हबीब जान बलोच ने ये कहा कि लियारी में पैदा होने वाला हर बच्चा पीपल्स पार्टी में होता है। उदैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन 2010 के बाद वो ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए। फिर हबीब जान बलोच ने हमें भी ये बताया कि लंदन में PTI के एक रहनुमा के फ़ोन से इमरान खान और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात कराई गई। दूसरी जानिब भी PTI की एक माफ़ कीजिएगा, एक जानिब उधर हबीब जान बलोच का फ़ोन था और दूसरी जानिब PTI की किसी खातून रहनुमा का नंबर था, और ये बात वो बता रहे हैं 2010 की आखिर या 2011 की। यही वो टाइम है नाज़रीन। मैं उस ज़माने में एक सिंधी का अखबार है काविश, उस पर आर्टिकल लिखा करता था, माफ़ कीजिएगा कॉलम लिखा करता था। तो मैंने ये कॉलम लिखा था जिसमें आसिफ जरदारी से ये सवाल किया था, उनसे, बल्कि उनको ये एक नुक्ता उठाया था कि आसिफ जरदारी अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेर के देखें, वहाँ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं है। एग्जैक्टली यही वो वक्त था जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और इमरान खान साहब के राब्ते इस्तवार हो रहे थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिनके बारे में खुद माफ़ कीजिएगा आसिफ जरदारी जिनके बारे में खुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये कहते थे कि मेरे तन पर पहनने वाला कपड़ा भी आसिफ जरदारी का दिया हुआ है। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ गए। इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी, और एक दिन वो कहानी सामने आएगी। लेकिन अभी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को भी बहुत सारे सवालात देने हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ये नुक्ता उठाया गया है, एक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के किसी मुकदमे में वो जो गंडापुर साहब कत्ल हुए थे, इकराम गंडापुर साहब, उनके भाई का 164 का बयान है जिसमें वो एक वफाकी वज़ीर पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि कत्ल में वो मुलव्वस हैं। वो पीपल्स पार्टी ले आई, उस पर PTI बहुत जज्बुद्दी अली जैदी साहब ने फिर कोई ट्वीट किया, उसके जवाब में आज फिर पीपल्स पार्टी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। एक वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा कि उनके पास इस बात के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी
भी मिले हैं उज़ैर बलोच से। फिर उन्होंने इमरान इस्माइल जो गवर्नर हैं सिंध के, उनका नाम भी लिया, और फिर उन्होंने अली जदी साहब का भी नाम लिया। यही गुफ्तगू बाद में नासिर हुसैन शाह और सईद गनी साहब ने भी की। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ही ये है कि कोई भी सियासी जमात देख लें, नून लीग देख लें, PTI देख लें, उन्हें हर जगह अपने वोटर्स तलाश करने के लिए या लोगों को डरा धमका कर भी साथ मिलाने के लिए या मुख्तलिफ जगहों से काम निकालने के लिए उन्हें कुछ ऐसे बासर लोगों की जरूरत होती है जो धौंस धांधली से काम चला सकें। इंतखाबी धांधली का बहुत शोर उठता है, कई जगहों पर इसी तरह इंतखाबी धांधली कराई जाती है सियासी जमातों की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच का ताल्लुक तो यकीनन मौजूद था, और फरयाल तालपुर के साथ वो एक इशाइये में मौजूद थे। अब्दुल कादिर पटेल ने उनसे 8 मुलाकातें कबूल की हैं। पीपल्स पार्टी के और रहनुमा भी ये कहते हैं कि एक ज़माने में उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर 2011 के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुक ख़त्म हुआ। पीपल्स अमन कमेटी जिसके हबीब जान बलोच सरबराह थे, वो ये हबीब जान बलोच भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो PTI में चले गए थे और उज़ैर बलोच जाने वाले थे। ये बात उन्होंने मुझे भी बताई, और हबीब जान बलोच ने मुझे भी ये बताया कि 5 करोड़ रुपए फिर दिए गए थे उज़ैर जान को PTI में जाने से रोकने के लिए। वल्लाह आलम बिलसवाब। लेकिन ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो ये जाहिर करती है कि तमाम सियासी जमातें कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का साथ लेती हैं। उज़ैर जान लियारी के हीरो हैं या मुजरिम, ये फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन ये कहा जाता है कि पीपल्स अमन कमेटी, और फिर इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि पीपल्स अमन कमेटी PTI के करीब चली गई थी। उस वक्त नून लीग के सिंध में जो सरबराह थे गौस अली शाह साहब, वो भी गए थे उज़ैर जान बलोच से मिलने। पीर पगारा और अयाज लतीफ़ परीजो भी गए थे। अगर उज़ैर जान इतने ही बड़े मुजरिम थे तो ये तमाम शख्सियात, जिनमें आज के सदर ममलिकत तारिक अलवी साहब भी हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, ये तमाम के तमाम क्या लेने के लिए गए थे? ये तमाम के तमाम यकीनी तौर पर लियारी में कुछ ना कुछ करना चाहते थे, पीपल्स पार्टी से लियारी छीनना चाहते थे धौंस और धांधली के ज़रिए, तो इसलिए वो वहाँ गए। मुझे अभी चंद दिन पहले, मैं वो वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में, वो तकनीकी मसाइल की वजह से उसे नशर नहीं किया जा पा रहा कि उसमें कुछ साउंड का प्रॉब्लम है, उसको मैं उसके जो तकनीकी मसाइल है वो हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें हबीब जान बलोच गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। उस गुफ्तगू में भी हबीब जान बलोच ने यह तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में उज़ैर जान बलोच ने PTI का साथ दिया था, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी वो नशिस्त हारे। अब अगर उज़ैर जान बलोच का करीबी दोस्त, जिसका JIT में भी नाम है, वो उज़ैर जान की दोस्ती को कबूल भी करता है और ये भी कहता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई सियासी जमात पाक साफ नहीं है। इन तमाम लोगों के उज़ैर जान से भी रब्ते रहे हैं और भी लोगों से रब्ते रहे हैं। इसी बात का ध्यान हमें रखना होगा। हमारी सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालफत में सियासत को दुश्मनी तक ले जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंतहा पसंदाना रवैया और ज़्यादा बदकिस्मती इस वक्त ये दिखाई देती है कि PTI में ज़रा ये इंतहा पसंदी ज़्यादा है, उसके बाद नून लीग में, उसके बाद पीपल्स पार्टी में कहीं आकर। ये नाज़रीन, ये तमाम मसाइल हैं जिनकी जो है गिरह तो आगे खुलेंगी, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि कोई सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की PTI हो, आसिफ ज़रदारी की पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ की नून लीग हो, किसी का दामन साफ नहीं है। ANP या कोई भी और जमात ले लें, किसी का दामन साफ नहीं है। इसीलिए वो शायर ने कहा है ना, इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। नाज़रीन, ये मौजू अब यहाँ बंद हुआ। एक और छोटी सी गुफ्तगू, एक और छोटा सा नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बातें चल रही हैं, लेकिन पंजाब में उनकी बैड परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी अगर वज़ीर आला पर है तो उतनी ही इमरान खान साहब पर भी है, क्योंकि पाकिस्तानी आइन सूबों को मुकम्मल इख्तियार देता है, लेकिन वफाक से अगर आप पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को रिमोट के ज़रिए चलाने की बात करेंगे तो फिर बैड गवर्नेंस तो होगी। सिंध में होगी बैड गवर्नेंस, मैं सिंध की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा बैड गवर्नेंस की मिसालें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, जाम कमाल उसके सरबराह है, और वो वफाक की मदाखलत कबूल नहीं करते, वफाक का मशवरा कबूल करते हैं, मदाखलत नहीं। पंजाब में आप रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको मुँह की खानी पड़ती है। एक तो वज़ीर आला वो शख्स है जिसकी इंतज़ामी सलाहियतें अब 2 साल में टेस्ट हो चुकी हैं, उनको तब्दील किया जाता, कुछ किसी बेहतर आदमी को लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये सियासी तौर पर सूझबूझ होना और फिर उस सियासी सूझबूझ को इंतज़ामी सलाहियतों में तब्दील करना, ये एक ख़ास आर्ट होता है जो हर सियासतदान में नहीं होता।
इसी किस्म के आर्ट की ज़रूरत रखने वाले सियासतदान की पंजाब में ज़रूरत है, लेकिन पंजाब में जो बैड गवर्नेंस है, अगर ये निज़ाम गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी जितनी उस्मान बुज़दार पर होगी उतनी ही प्राइम मिनिस्टर पर होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे ये दरख्वास्त, स्टे सेफ, स्टे होम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।